Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, political science teacher. We are studying about chapter 6 United Nation and its organization. वैसे चैप्टर क्या है हम कंप्लीट कर चुके हैं. अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूएनओ के बारे में क्या है, उसके एजेंसीज के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में हमारा कंप्लीट है. इसके अंदर हम पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है और कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड है. तो सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे कि यूएनओ बना है या उससे पहले लीग ऑफ नेशन बना था या यूएन जिसको कह देते थे जो 1920 के अंदर, उसकी बात हो. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या चाहे यूएनओ है, क्योंकि इस चैप्टर में हम यूएनओ पढ़ रहे हैं, तीन चीज़ों के लिए बनता है. पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए, आपस में कॉर्पोरेशन के लिए और ज्वाइंट एक्शन ऑन ग्लोबल इशू, यानी पूरे वर्ल्ड के जो भी इश्यूज है उसके साथ सभी मिलजुल करके कोई ना कोई एक्शन ले उसके लिए, चाहे वो किसी तरह की डिजीज हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे टेररिज्म हो, यानी कोई भी इश्यूज हो उसको लेकर के यूएनओ का काम होता है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है, जिसको आप लिख भी सकते हो अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो. ग्लोबल इश्यूज के ऊपर ज्वाइंट एक्शन लेना इनका काम. यानी इन तीन चीज के लिए कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. तो इसी को लेकर के हमने क्या यूएनओ बनाया था 1945 में. अब जो यूएनओ बना दिया गया लीग के बाद, यूएनओ आफ्टर लीग ऑफ नेशन, तो उसका काम भी यही था. सबसे पहले तो टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट. वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी अभी हुआ था, जस्ट 1945 में खत्म हुआ था. तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के क्या है, विवादों को सुलझाया जा सके ताकि इस तरह का थर्ड वर्ल्ड वॉर दोबारा से ना हो सके. दूसरा, आपस में सभी कंट्री क्या करें, कोऑपरेशन करें, एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे तभी वो क्या कर हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं और तभी ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है. नहीं तो जैसे फर्स्ट लीग ऑफ नेशन खत्म हो चुका था, यानी उसकी वैल्यू 15 साल के बाद खत्म हो जाती है, उसी तरह से इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती, खत्म हो जाती विदाउट कॉर्पोरेशन के. नेक्स्ट है, थर्ड है आपका सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अब यूएनओ जो बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था, कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्री है, सिर्फ हमें डेवलप्ड कंट्री की तरफ ध्यान नहीं देना है, जो अनडेवलप्ड कंट्री है, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री थे, जो नए नए स्वतंत्र हुए थे, नए नए बने थे, या डेवलपिंग कंट्री थे या अनडेवलप्ड कंट्री थे, सभी का सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना क्या है, यूएनओ के मेन एम्स में रखा गया था. तो ये इसको तीन काम दिए गए थे. अब ये चलता रहा और अब उस टाइम पूरा वर्ल्ड क्या है, दो पावर के अंदर डिवाइड था. आपको पता है, एक यूएसएसआर और एक यूएसए. लेकिन 91 के अंदर क्या हो जाता है, यूएसएसआर एक तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. तो पूरे वर्ल्ड में 91 के अंदर, यानी उसके बाद क्या होता है, तो रिफॉर्म्स की डिमांड उठती है. वैसे पहले से भी उठती आ रही थी. तो यूएनओ के अंदर रिफॉर्म्स बढ़ते हैं. उसमें रिफॉर्म्स किसकी बात आती है, स्ट्रक्चर की बात आती है. उसके स्ट्रक्चर ढांचे में रिफॉर्म्स किया जाना चाहिए. मेनली सिक्योरिटी जो काउंसिल है उसके अंदर जो दूसरा पॉइंट बना रखा है, 1992 के बाद क्या सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या चेंज आना चाहिए. नेक्स्ट है उसकी जो प्रोसेस है, प्रोसेस मान लो किसी को निकालने की है, किसी मेंबर को मेंबरशिप देने की है, इस प्रोसेस के अंदर भी हमने पढ़ा था कि नए मेंबर को किस तरह मेंबरशिप जाते हैं, वीटो पावर वाले हैं. तो ये प्रोसेस के बारे में, इन तीनों के बारे में रिफॉर्म्स के मुद्दे उठते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड के लेवल के ऊपर. अब यूएनओ में के इसी का दूसरा इशू आ जाता है, इंडिया एंड यूएनओ. यानी इंडिया क्या चाहता है, इंडिया एक तो मेंबरशिप चाहता है. मेंबरशिप के लिए क्या चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, सोवरनिटी होनी चाहिए उसके पास. वो क्या है, हमेशा से क्या एक्टिव रहो यूएनओ के मसलों के अंदर और अनेक मुद्दों के अंदर मिडल ईस्ट रहा हो, भूमिका निभाता हो, इस तरह की किसी भी वॉर वगैरह में इन्वॉल्व ना हो. इस तरह के इश्यूज आते हैं. ये इशू क्या है, उठाए जाते हैं किसी भी कंट्री को क्या बनाने के लिए, परमानेंट मेंबर बनाना. तो इंडिया भी क्या चाहता है, एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर, दोनों के अंदर ये क्या चाहता है, बदलाव जाता है. क्योंकि पहले ये क्या थे, 11 थे, फिर 15 हो जाते हैं और उसके बाद कभी भी कोई चेंज नहीं हुआ. ये कह सकते हैं कि लास्ट 55 ईयर से इसकी मेंबरशिप में या इसके जो नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर की जो संख्या है उसके अंदर कोई चेंज नहीं है. 5 परमानेंट वही है जो आज से 75 ईयर पहले थे, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो क्या है, सिर्फ क्या इलेक्टेड होते हैं, और वही 10 इसकी क्या स्ट्रेंथ रखी गई है 65 के बाद में. तो इसमें दूसरा ये इशू चाहता है, इनहेंस द रोल ऑफ यूएनओ. यूएनओ का रोल क्या होना चाहिए. अब यूएनओ किसी एक कंट्री जो पावरफुल कंट्री है उसके हाथ की कठपुतली नहीं होनी चाहिए. इंडिया का कहने का मतलब है कि ये अपने फैसले किसी एक विटो पावर कंट्री के प्रेशर में ना दे, या सिर्फ विटो पावर कंट्री 5 कंट्री के प्रेशर में ना दे, बल्कि इनके जो डिसीजन है वो किसके, मेजोरिटी के द्वारा लिए जाने चाहिए. इसलिए इसको बढ़ाना जाता है. अगला ये रिफॉर्म चाहता है कि नो एग्रीमेंट ऑन ग्राउंड
ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। इसका कोई मेंबरशिप बनना चाहता है या लेना चाहता है तो सभी कंट्री अगर इसके जो चार्टर के अंदर लिखा गया आर्टिकल्स को फॉलो करते हैं तो उनको मेंबरशिप दी जानी चाहिए। वीटो पावर के द्वारा किसी की मेंबरशिप नहीं हटानी चाहिए। तो ये इश्यूज क्या है, इंडिया क्या चाहता है, यूएनओ के अंदर रिफॉर्म चाहता है, ये इशू चलते आ रहे हैं। अब इसी के अंदर आफ्टर लीग के बाद क्या है, यूएनओ इन यूनिपोलर वर्ल्ड, यानी कि 91 के बाद क्या है, यूएनओ का क्या रोल हो जाता है। अब उससे पहले तो 2 पावर थी तो यूएनओ का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता था, वो आपस में ही सुलझा लेते थे, क्योंकि अगर 2 पावर एक जैसी हो तो एक दूसरे से डरते भी हैं। लेकिन 91 के बाद वर्ल्ड में एक ही यूनिपोलर हो जाती है तो यूएनओ का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसका काम क्या था, बैलेंस अगेंस्ट यूएस का जो डोमिनेंस बनता जा रहा था वर्ल्ड के अंदर, उसको बैलेंस करना। टू ब्रिंग यूएस रेस्ट द वर्ल्ड ग्लोबल इशू, जितने भी थे उसको रेस्ट कर दिया गया था, यानी एक रद्दी के बस्ते में डाल दिया गया था। उसको क्या करना, उनको दोबारा से ऊपर लेकर के आना। इसके अलावा क्या, टू ब्रिंग 193 कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, जो 193 इसके मेंबर है उन सबका सोशल और इकोनॉमिक डेवलप करना। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर बताया गया है ताकि आपको अलग अलग टॉपिक्स में क्या बताया गया ये समझ में आ जाए। इसके अलावा क्या आती है, एजेंसीज आती हैं। इसके अलावा क्या आती है, एजेंसीज लिखी है, ये एजेंसीज के बारे में। तो इसके 6 ऑर्गन्स भी हैं जो यूएनओ के ढांचे के अंदर स्टार्टिंग के अंदर बताए गए थे कि यूएनओ कैसे बना था, उसके 6 ऑर्गन। इसके अलावा कुछ एजेंसीज भी आपके सिलेबस में दी गई है। मेन ये 4 एजेंसीज दी गई है, WHO, ILO, यूनेस्को और यूनिसेफ। इसके अलावा काफ़ी एजेंसीज है जैसे कि WTO है, इसके अलावा UNDP है, इस तरह के वर्ल्ड बैंक है, IMF है। ये सारी एजेंसीज भी क्या है, इसके लिए काम करती है। इसके अलावा एक NGO के बारे में भी 1 मार्क्स में, एमएनजी आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या ह्यूमन राइट वॉच है। इस तरह के NGOs भी क्या है वर्ल्ड के लिए या एक तरह से यूएनओ के लिए ही एक तरह से काम करते हैं, जो ह्यूमन राइट वॉच वगैरह जो ह्यूमन राइट को देखते हैं। तो ये आपके पूरे लेसन का एक तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जिससे क्या है आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है और कौन किससे जुड़ा हुआ है। ये इसका टॉपिक था। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।